हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जो कि है सेकंड बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम जैसे कि पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, मैंने कल ही वीडियो अपलोड की है। आप देख लें इसको, यूट्यूब पे मैंने अपलोड की है। अमन ट्यूटोरियल मेरा चैनल का नाम है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड सिस्टम ऑफ द बॉडी विच इज़ नोन एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होती है दोस्तों? रेस्पिरेटरी मेरी जितनी भी वीडियोस होती है, मैं ज़्यादातर जितनी भी अपने लिखा सारा इंग्लिश में होता है। आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं समझाऊंगा सारा हिंदी में, ठीक है। क्या है कि भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि जो भी हम ऑक्सीजन जो कैरी करते हैं फ्रॉम इन्वायरमेंट से, जैसे भी जितने पेड़ पौधे हैं, जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से और ऑक्सीजन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं और क्या बनाते हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो कि उनको ज़रूरत होती है। किसको? प्लांट को ज़रूरत होती है उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, क्योंकि उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से वो अपनी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जैसे कार्बोहाइड्रेट है, और साथ ही साथ वो ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, ठीक है। एक ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे। हमारा जो मेन पर्पस है कि हमने रेस्पिरेशन के बारे में बताना है कि जितनी भी ऑक्सीजन जो कि इंसान जो है इन्वायरमेंट से कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है, कहाँ से? बॉडी से। उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है, जिसमें ऐसे तो नहीं बॉडी होती, जस्ट मैंने इसको एक राउंड शेप बताया है आपको सपोज करने के लिए कि ये बॉडी है। इन्वायरमेंट से क्या है, ऑक्सीजन जा रही है और बॉडी से कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रही है, ठीक है। ये इट इज फर्स्ट डायग्राम। सेकंड डायग्राम एक और मैंने आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो डायग्राम के रिकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लंग्स में गई, एल्वोलाई के बारे में बताऊंगा, वो ब्लड में कैसे जाती है और सेल में कैसे। चलिए आए डायग्राम की तरफ चलते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। This is a diagram. This is the diagram of the respiratory system, which is known as the रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये डायग्राम है। इसमें ये क्या है, हमने लंग्स ही डील करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है। ये मैंने लंग्स बनाए हैं और ये ऊपर क्या है, ये ट्रैकिया बनाए हैं, जो कि 11 सेंटीमीटर की जो रिंग टाइप जो ट्रैकियास होते हैं, ठीक है। ट्रैकिया इज अ साउंड बॉक्स, और ठीक है। और ये क्या है कि भी हमने यहाँ रिंग शेप बनाई है। हमारा बेसिकली इस यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाती है और वो कहाँ जाती है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने सर्कल के बनाए हुए हैं जहाँ मेरा पेन है, इसे हम बोलते हैं एल्विलाई सैक बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ऑक्सीजन सीधा जाके ये ब्रोंकाई होती, दो ब्रोंकाई होती, एक इधर इस साइड पे है और दूसरी इस साइड पे है, ठीक है ना। ये सीधा क्या है कि सीधा ब्रोंकाई से होते हुए कहाँ जाती है, एल्वोलाई पे जाती है, ठीक है। और एल्वोलाई से सैक से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से, क्योंकि एल्वोलाई सैक्स में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है और वो बाहर चली जाती है। और जो है उस बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमने कहाँ तक पहुँचाना, ब्लड से। यहाँ से क्या है कि भी जो ऑक्सीजन आ रही है वो आगे, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ कि ये जैसे मैंने एल्वोलाई सैक बनाए हैं और ये सीधा फिर ब्लड कैपिलरीज मैंने बनाई हुई हैं, ये ब्लड कैपिलरी। एल्वोलाई सैक से सीधी ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ब्लड कैपिलरीज में जा जाती है, और ब्लड कैपिलरी से सीधा कहाँ चली जाती है, सेल की तरफ चल जाती है, ठीक है। अब आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, हम डायग्राफ की तरफ ही, ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। यही बेसिकली मैंने बताया था कि ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट से हमारे नोस्ट्रिल से जाती है, ठीक है, और साथ साथ हमारे माउथ से भी जाती है, और फिर वो एल्वोलाई, मैंने आपको दो एल्वोलाई बताए थे, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड ऑफ लंग्स में होते हैं। सीधा फिर जो एल्वोलाई होते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने ये बनाए थे एल्वोलाई, और वो क्या है, आगे सीधा फिर ब्लड कैपिलरीज आती है, ब्लड कैपिलरीज की तरफ फिर वो ब्लड कैपिलरीज से कास चले जाते हैं, सेल की तरफ चले जाते हैं। दिस प्रोसेस, यही प्रोसेस अगर हम रिवर्स कर दें तो इसमें सेल के अंदर जब ऑक्सीजन तो चली गई, अब इस सेल के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड सीधी ब्लड से जाएगी, फिर एल्वोलाई में जाएगी, एल्वोलाई के बाद ब्रोंकाई में जाएगी, और ब्रोंकाई से होते हुए सीधे ब्रोंकाई से होते हुए सीधा माउथ की तरफ या नोज की तरफ से बाहर चली जाएगी, ठीक है। ये हम रिवर्स कर दें तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। अगर हम सीधा जैसे माउथ की तरफ, माउथ से और नोज से अगर हम ऑक्सीजन कैरी करें तो वो एल्वोलाई के वो ब्रोंकाई से होते हुए, उसके बाद एल्वोलाई से होते हुए, उसके बाद एल्वोलाई के बाद
वो ब्लड कैपिलरी पे चली जाएगी, उसके बाद सेल पे चली जाएगी, ठीक है। सो ये एक सिस्टम है कि लंग्स को बेसिकली हमने ये लंग्स, क्योंकि लंग्स के अंदर ही तो ब्रोंकाई है ना, ठीक है। सो यही प्रोसेस है कि ऑक्सीजन सीधा लंग्स में चले जाए, या आप ब्रोंकाई में कहते हैं क्योंकि दो ब्रोंकाई हैं, उसके बाद एल्वोलाई में चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं और सेल में, ये मैंने दर्शाया है यहाँ पर, ठीक है। सो सेम अगर हम सेकेंड डायग्राम की बात करें, जिस सेल के अंदर ऑक्सीजन थी वो सेल अब कार्बन डाइऑक्साइड भी तो रिलीज करेगा, वो ब्लड पे चली जाएगी और ब्लड से क्या है कि फिर एल्वोलाई में चली जाएगी। एल्वोलाई मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। या फिर यही एल्वोलाई के बाद ये लंग्स को आप ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ लंग्स की तरफ एक लेफ्ट, एक दोनों तरफ लंग्स की तरफ ब्रोंकाई होती है, एक राइट रंग पे ब्रोंकाई होती है और एक लेफ्ट रंग पे ब्रोंकाई होती है। सिर्फ उस ब्रोंकाई से होते हुए सिर्फ माउथ और नोज से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, ठीक है। तो यही प्रोसेस है हमारा, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो, ये मैंने एक स्ट्रक्चर भी बनाई हुई है, ठीक है। ये मैंने नोज, माउथ, फेरिंग्स के बारे में दोस्तों मैंने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी बताया था जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। सो मैं आपको फेरिंग्स भी एक बार बता देता हूँ जो हमने लास्ट पढ़ा था, ठीक है, ताकि आपको फेरिंग्स भी थोड़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी फेरिंग्स आ रहा है। सो दोस्तों फेरिंग्स क्या कंसिस्ट करता है? फेरिंग्स कंसिस्ट करता है कि भाई ये नोज और जो नोज और माउथ का जो पैसेज है एयर का, उसको कंसिस्ट करता है, ठीक है ना। सो फेरिंग्स क्या कितने टाइप्स के होते हैं? एक होते हैं नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेंजोफेरिंग्स, ठीक है। सो ओरोफेरिंग्स जो माउथ की तरफ फेरिंग्स मतलब आ जाते हैं, ठीक है ना। माउथ की तरफ जो एंट्री होती है एयर की उसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, नोज की तरफ एयर की एंट्री होती है तो नेजोफेरिंग्स बोलते हैं, और उसके बाद यहाँ लेरेंजोफेरिंग्स होते हैं। ये क्या है? ये मतलब थ्रोट से स्टार्ट होते हुए आगे लंग्स की तरफ जाते हैं। सो ये भी एक विंड पाइप है, यहाँ से मतलब ये सारी ऑक्सीजन जाएगी और लंग्स की तरफ जाएगी। उसके आगे क्या? ईसोफेगस। ईसोफेगस इज अ फूड पाइप, वेयर एज द दिस लेरेंजोफेरिंग्स इज द एयर विंड पाइप, ठीक है। सो विंड पाइप से सीधा लंग की तरफ जाएंगे और उसके साथ ही पाइप लगी हुई है ईसोफेगस, जहाँ से जो भी आप फूड मटेरियल खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन खाते हैं। सो डाइजेशन तो सारी इस जो आपके कह लो कि टंग में टंग के ऊपर जो स्लीवरी ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है, ठीक है। सो यहाँ से होते हुए क्या है कि भी उसके बाद सारा जो फूड मटेरियल स्टमक की तरफ जाता है। सो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो आप फेरिंग्स का भी मैंने आपको बता दिया है, ये आप इस डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए फेरिंग्स के बाद में भी मैंने बता दिया। दोस्तों मैंने अभी आपको एक और डायग्राम बताई थी, आगे मैं बता देता हूँ फिर भी। ये ट्रैकिया होता है जहाँ एक रिंग शेप से यहाँ रिंग होती है, ठीक है ना। सो ये 11 सेंटीमीटर, इसको हम विंड पाइप भी बोल देते हैं, ठीक है ना। सो उसके बाद ट्रैकिया के मैं बताऊंगा कि ये ट्रैकिया किसकी बनी है, कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है। आगे मैंने बताया कि दो जो एक ऐसे ऐसे जा रही थी उसको हम ऐसे जो पाइप्स जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है ना। सो उसके बाद ब्रोंकाइज आ जाते हैं। सो उसके बाद क्या है कि ये मेन ये हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं, और उसके बाद जो फर्दर नीचे चली जाती हैं उसके हम सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं। इसके नीचे क्या लगे होते हैं? एल्वुलाई बन लगे होते हैं। मेन जो है हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद नीचे जो सब डिवीजन जो ब्रांचेस आ जाती हैं उसमें हम सेकेंडरी ब्रोंकाई बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम डायग्राफ की तरफ चलते हैं फिर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। सो मैं इसको फोकस कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी थोड़ी दिखे, ठीक है। सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नोज के हम बताएं। ये जो नोज की जो कैविटीज होती हैं इसे हम नोस्ट्रिल बोलते हैं, ठीक है। दो नोस्ट्रिल होती हैं जिसमें एयर पैसेज हो जाती है। सो नोस्ट्रिल की जो कैविटी है और साथ ही साथ ये नेजल लेयर, जो नोज की लेयर होती है वो नेजल एपिथेलियम इसको बोलते हैं। अंदर की तरफ जो नोज के अंदर लेयर होती है ना उसे नेजल एपिथेलियम बोलते हैं। और ये जो लेयर है एक तो सीलिया कंसिस्ट करती हैं जो प्रिवेंट करते हैं बैक्टीरिया को, डस्ट को, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो लेयर होती है सो वो लेयर है एक सीलिया कंसिस्ट करते हैं ताकि वो बैक्टीरिया और डस्ट की एंट्री को रोकते हैं, ठीक है ना। सो ये अटैच हो जाते हैं, बैक्टीरिया इस मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये मेम्ब्रेन सीलिया तो कंसिस्ट करते हैं और ये क्या कंसिस्ट करते हैं? म्यूकस कंसिस्ट करते हैं। म्यूकस मैंने बताया था एक फ्लूइड है। सो फ्लूइड जो ये म्यूकस क्या है कि मेंटेन रखता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को, और साथ ही साथ ये प्रिवेंट करता है डस्ट पार्टिकल को कि वो अंदर को नहीं आने देते, ठीक है ना। सो आप बता सकते हो कि नेजल कैविटी होती है और नेजल कैविटी के अंदर जो लेयर होती है उसे हम नेजल एपिथेलियम बोलते हैं, और नेजल एपिथेलियम के अंदर म्यूकस भी होता है, साथ ही साथ सीलिया जो प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया और डस्ट को, और जो म्यूकस है वो सक्रीट जो हो रहा है नेजल एपिथेलियम सक्रीट करते हैं। सो वो क्या करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ वो भी प्रोटेक्ट करते हैं डस्ट को, ठीक है। सो दोस्तों ये एक इन्फ्लामेशन है, इसको हम बोलते हैं रिनिक्टस
रिनिक्टस इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना। सो रिनिक्टस इन्फ्लेमेशन क्या होती है कि जब म्यूकस मेम्ब्रेन नोज की इन्फ्लामेट कर जाती है, सूजन पड़ जाती है, जो ये जो लेयर है इनसाइड, जो म्यूकस लेयर है, अगर वो सूजन हो जाए उसकी, तो वो क्या है, उसको हम बोलते हैं रिनिक्टस इन्फ्लामेशन, उसको बोलते हैं, ठीक है। सो फेरिंग्स के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है, और उसके बाद हम लेरिंग्स की बात करते हैं। सो दोस्तों लेरिंग्स क्या है कि भाई ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है। सो आपको यहाँ से, हाँ लेरिंग्स, सॉरी ट्रैकिया, यहाँ हमने हाँ लेरिंग्स पहले ये मैंने बताया था, ये फेरिंग्स पार्ट था। फेरिंग्स के मैंने नोज़ वाली बताया था कि इसकी सब डिवीजन थी नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स जहाँ माउथ की एंट्री, नोज की एंट्री जो उसको नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। साथ ही साथ ये एक लेरिंजोफेरिंग्स है, और ये यहाँ पर इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जहाँ से क्या जहाँ से ये क्लोज हो जाती है जब भी फूड की एंट्री होती है, ठीक है। सो नेजोफेरिंग्स के बाद आगे नीचे चले जाएं तो फिर लेरिंग्स आ जाते हैं। लेरिंग्स एक साउंड बॉक्स है, इसे वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये कार्टिलेज की बनी होती है, जैसे आपके कार्टिलेज होते हैं जैसे सॉफ्ट बोन है, ठीक है। कोई जब जैसे अगर आप अपने ईयर की बोन देखें, ठीक है ना, कान की बोन देखें, तो वो भी बड़ी सॉफ्ट है, वो फोल्ड हो जाती है, वो भी कार्टिलेज। नोज़ की देखें तो नोज़ भी जो है वो आपकी वो भी बोन का बना है, पर वो क्या, वो आप अगर इसको दबाएं तो वो क्या है कि भी नीचे को तरफ को बेंड भी हो जाता है। इस ऐसे आप कान को दबाएं तो वो भी, ये सॉफ्ट बोन्स होती हैं जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। सो ये कौन सी लेयरिंग्स जो है कार्टिलेज, कौन सी बोन से बना, कौन सी 4 कार्टिलेज बोन्स इसमें होती हैं। एक होती है थायराइड, एक कैरिटॉइड, आर्टिनॉइड, और साथ में एपिग्लॉटिस, ठीक है। थायराइड, कैरिटॉइड, एरिटिनॉइड और एपिग्लॉटिस, ये 4 बोन्स होती हैं कार्टिलेज की, जिससे लेरिंग्स बनी होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। सो ये मैंने सारी स्ट्रक्चर आपको बता दी थी कि ये ट्रैकिया है। सो उसके बाद ये है ट्रैकिया की स्ट्रक्चर है जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है ना। सो ये उसके बाद इसको फोकस कर दें, ठीक है। सो ये ट्रैकिया है। सो ट्रैकिया कोई रिंग शेप्स आ जाते हैं जिसे हम बोलते हैं, ये सारी विंड पाइप है, ठीक है ना, ट्रैकिया की तरफ ही चलती है, इसको विंड पाइप है। जो हमारे पहले आते हैं नोज़ आ जाता है, नोज़ के बाद आ जाता है फेरिंग्स आ जाता है, फेरिंग्स के बाद आ जाता है लेरिंग्स आ जाता है, जिसे हम साउंड बॉक्स भी बोल जाते हैं। आगे आते हैं ट्रैकिया जो ही यहाँ पर रिंग शेप्स आ जाती हैं जिसे विंड पाइप बोलते हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जो लेरिंग्स होती है वो हमारे साउंड बॉक्स होते हैं, ठीक है, और जो ट्रैकिया होता है उसे हम विंड पाइप बोलते हैं, जहाँ से विंड आ जाती है, ठीक है। सो फेरिंग के बाद उसके बाद आएंगे ट्रैकियास, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ से एयर जाएगी, मैंने आपको बता दिया है कि ये अगर इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज द प्राइमरी ब्रोंकाई होती है, और इधर की तरफ चले तो इसे ये भी प्राइमरी पाएंगे। 2 प्राइमरी ब्रोंकाई है, एक लेफ्ट लंग की तरफ, एक लेफ्ट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग, और एक राइट लंग की तरफ होंगी, ठीक है। उसके बाद ये आगे फर्दर को जब चली जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोल देते हैं, ये प्राइमरी है, मेन है, ठीक है, प्राइमरी होती है फर्स्ट, और आगे जो फर्दर है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। सो ये एक यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड्स, ये प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, इसमें फ्लूइड भरा होता है इस मेम्ब्रेन में। सो एक्चुअल में क्या है कि जब भी हम अपनी सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी टाइटनेस हो जाती है, तो जिसके कारण ये हम कह सकते हैं कि ये छिल ना जाए, ताकि वो उस टाइटनेस, क्योंकि हम जब हवा को ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं अंदर की तरफ या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ, तो यहाँ पर स्ट्रेस पड़ती है जिसके कारण हमारे थोड़ा सा खिंचाव पड़ता है, ये ना फटे। सो ये फ्लूइड जो है उस टाइटनेस को मेंटेन रखता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म में क्या है कि, हाँ मैकेनिज्म में क्या है कि भी जैसे हम ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं, एनवायरनमेंट से, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो कहाँ जाएंगे, लंग्स को, जिसे हम बोलते हैं इंस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से, जो वही सेल से बाहर जाती है माउथ के होते हुए। मेन तो सारी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये भी सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन ये भी, और जो ऑक्सीजन है वो प्लांट की जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो आगे सेल अंदर जो लंग्स के अंदर सेल्स हैं वो कंसीव करते हैं, तो उन्हें इंस्पायरेशन बोलते हैं। और जो वही सेल अगर जो सेल ऑक्सीजन ले रहा था वही अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो हमारे नोज और माउथ से निकालेगा, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। सो एक इक्वेशन आपको फॉलो करनी होगी, यहाँ प्रेशर
प्रेशर और वॉल्यूम की, ठीक है। सो जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। इसकी इक्वेशन को मैं अब आपको बताता हूँ। दोस्तों ये क्या मैंने बनाया है, ये एक्चुअल में मैंने जो स्टर्नम हमारी बीच की बोन होती है, ठीक है ना, जो हमारा उसके यहाँ रिब्स होते हैं, 24 रिब्स होते हैं, 12 एक एक तरफ और 12 दूसरी तरफ होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी 12 बोन्स होती हैं, बीच में एक बोन होती है जो हम वो आपने बोल दे चेस्ट की बोन, ठीक है ना, बीच में एक चेस्ट की बोन होती है, इसे हम स्टर्नम बोलते हैं। यहाँ 12 बोन्स होती हैं एक तरफ और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड 12 बोन्स होती हैं, ठीक है। सो 12 और 12 कितने हो जाते हैं, 24 बोन्स हो जाती हैं। और नीचे एक डायाफ्राम है, जब आप अपना सांस ऊपर खींचते हो और सांस नीचे खींचते हो, सो एक डायाफ्राम की लेयर यहाँ पर बनती है, ठीक है। सो एक्चुअल में क्या है कि भी जब भी आप कॉन्ट्रैक्शन करते हो, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जब भी आप सांस लेते हो, तो उस केस में क्या है कि आपका जो डायाफ्राम है और साथ ही जो आपकी रिब्स है वो क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह, जब हम सांस लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है ना। जब भी आप सांस लेते हो तो आपकी जो डायाफ्राम और रिब्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जब भी आप सांस छोड़ते हो वो आपके डायाफ्राम और रिब्स जो हैं वो क्या है, रिलैक्स हो जाते हैं। आए डायग्राम की तरफ चलते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने ये क्या बनाया है, यहाँ ये मैंने स्टर्नम बनाई है, ये मैंने रिब्स बनाए हैं, 12 इस तरफ 12 इस तरफ। सो क्या हो रहा है कि अब जो रिब्स है वो भी ऊपर की तरफ जा रही है और नीचे जो डायफ्राम वो भी ये कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है। और जब भी कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहेगा तो फिर क्या होगा कि इंस्पायरेशन की तरफ, जब इंस्पायरेशन मतलब कि जब ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर आ चुकी है, अब क्या है कि भी ऑक्सीजन जब आएगी तो रिब्स भी ऊपर की तरफ चल जाएंगे और जहाँ डायफ्राम भी नीचे, जिससे क्या होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा और प्रेशर जो है डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ मैंने लिखा भी है, व्हेन द डायफ्राम एंड द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, क्योंकि दोनों एक ऊपर की तरफ जा रहा है और डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहे हैं। सो वॉल्यूम इंक्रीज, उससे क्या होगा कि एयर प्रेशर जो है वो क्या है, एयर का प्रेशर जो क्या है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो ये इक्वेशन फॉलो होती है जब भी हम जब भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जब बॉडी के अंदर एयर आ जाती है तो हमारे जो रिब्स है वो भी, क्योंकि जब भी बॉडी के तरफ अंदर को एयर आएगी तो हमारे जो ये आप बोल सकते हो रिब्स और जो डायाफ्राम है वो वॉल्यूम एक्सपैंड करम, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन अंदर आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद अब रिलैक्सेशन की तरफ चलते हैं। तो रिलैक्सेशन में क्या होगा कि रिब्स भी अब अंदर की तरफ जाएंगी और जो रिब्स जी ऊपर है ना वो अंदर की तरफ जाएंगी और जो डायाफ्राम है वो भी अब अंदर की तरफ जाएंगी। सो इससे क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया और प्रेशर जो है इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। सो ये एक क्या है कि भी अब मैंने, क्योंकि मैंने आपको इक्वेशन बताई थी जिसमें मैंने बोला था कि जो वॉल्यूम हो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, क्या किस पे है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अब हम सांस को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब जब सांस छोड़ेंगे तो हमने क्या करना है, सांस छोड़ने की तरह हमने ऐसे करना है कि सांस की जब हम छोड़ते हैं तो कम से कम हमारी ऑक्सीजन है बाहर जाए और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाए, ठीक है ना। ठीक है। सो क्या है कि भाई अब रिलैक्सेशन होगी, रिलैक्सेशन किसकी, रिब्स की भी रिलैक्सेशन होगी और साथ ही साथ डायफ्राम की भी रिलैक्सेशन होगी और ये इनवर्ट जाएंगे। इससे क्या होगा कि ये जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा और प्रेशर को क्या है, प्रेशर जो वॉल्यूम जो है यहाँ पर क्या लिखा है कि वॉल्यूम जो है डिक्रीज, क्योंकि ये अंदर की तरफ आ रहे हैं ना तो जो स्पेस है यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और फोर्सफुली हम क्या करेंगे, अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। रेस्पिरेशन वॉल्यूम का जो 3-4 टर्म्स हैं, जैसे टाइटल वॉल्यूम के, टाइटल वॉल्यूम का मतलब होता है कि जब अमाउंट ऑफ एयर हम अंदर लेके जाते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन अंदर या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। सो उस केस में क्या है कि कोई अगर फोर्स ना लगे, जब ऐसा है कि भी हम विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स के विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स को यूज़ ना करते हुए हम जो एयर को अंदर लेके जा रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर जा रहे हैं। सो उसको क्या हम बोलेंगे, हम टाइडल वॉल्यूम, मतलब हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, फोर्सफुली हम सांस ले भी नहीं रहे और छोड़ भी नहीं रहे। और इंस्पायरेशन वॉल्यूम का मतलब कि अब हम फोर्सफुली ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हैं लंग्स की तरफ, वो कितनी है, 2.5 लीटर एयर ले जाते हैं, ठीक है। सो जो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स जब हम एयर इनहेल और एक्सहेल कर देते हैं, जैसे हम टाइटल वॉल्यूम बोलते हैं, वो कितनी होती है, 0.5 लीटर होती है, ठीक है। एक्सपायरेशन का मतलब होता है कि अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, लंग्स की तरफ बाहर निकालना है माउथ से या नोज से, ठीक है ना।
सांस छोड़ना, ठीक है। सो कितनी अमाउंट ऑफ हम एयर जो है हम बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं एक टाइम में, ठीक है ना। सो वो एक टाइम में पर मिनट में कितनी कर जाते हैं, तो उसे हम 1 लीटर एयर हम कर जाते हैं, ठीक है ना, बाहर छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब वाइटल वॉल्यूम का मतलब क्या है, वाइटल वॉल्यूम का मतलब क्या है कि भी जो हमने पढ़ा था टाइडल वॉल्यूम का प्लस इंस्पायरेशन रेजर्वायर वॉल्यूम का और एक्सपायरेटरी रेजर्वायर वॉल्यूम का जो प्लस होगा, कितना है 0.5 कितना किसका था, टाइडल वॉल्यूम का, 2.5 किसका था, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, और जो एक्सपायरेशन था एक्सपायरेटरी वॉल्यूम मतलब सांस लेने का और सांस छोड़ने का, और जो ये सांस और सांस लेना और छोड़ना विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रोसेस, इनको प्लस किया जाए तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम की। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर हमने एक्सहेल की है, बाहर निकाली है, व्हेन सम एयर कहता है, ऐसा तो है नहीं कि अगर हम बाहर एयर निकालें तो सारी एयर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर बाहर हमारे लंग्स से बाहर चली जाए, कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में रह जाएगी, उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। सो ये कितनी है, 1 लीटर रह जाती है एयर, ठीक है। अब टोटल का क्या है, टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी है कि लंग्स की कितनी कैपेसिटी ऑफ अमाउंट ऑफ एयर रह जाती है। हम टोटल मतलब हम वाइटल को भी प्लस करते थे, पीछे मैंने आपको बताया था ना ये 4 आया था, ठीक है ना। वाइटल होता है जो टाइडल इंस्पायरेशन रिजर्वायर वॉल्यूम और एक्सपायरेशन रिजर्वायर वॉल्यूम का जो टोटल होता है उसे हम वाइटल वॉल्यूम बोलते हैं। अब वाइटल वॉल्यूम को और जो ऊपर हमने पढ़ा था रिजर्वायर वॉल्यूम, इनको प्लस करते हैं 4, ठीक है। सो टोटल पीछे कितना आया था, 4 था वाइटल वॉल्यूम, और एक क्या है जी हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम, इनको प्लस किया तो 5 आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों आगे हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, मैकेनिज्म का मतलब कि कैसे ये सारा प्रोसेस चलता है। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि ऑक्सीजन आपने इन्वायरमेंट से ली, वो लंग्स में गई, मतलब कि आपके कहाँ पर गई, ब्रोंकाई में गई, उसके बाद एल्वोलाई में गई, उसके बाद ब्लड में गई, और उसके बाद सेल में गई, और सेल जब नंबर ऑफ को माइनस टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं एक्चुअल में कैसे होता है। अगर हम एक्सटर्नली इसको देखें तो इसमें क्या होता है कि गैसियन एक्सचेंज बिटवीन एल्वोलाई क्या है कि जो मैंने आपको एल्वोलाई सैक्स बताए थे ना, सो एल्वोलाई सैक्स, ये मैं आपको फिर डायग्राम में बता देता हूँ। सो ये एल्वोलाई सैक है, ठीक है। अब इसको हम अगर ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ें तो ये एल्वोलाई सैक्स आगे कहाँ जाएंगे, ये इसमें भी ऑक्सीजन होगी। सो इसमें 100 mm जो है ये मरकरी 100 mm जो है मरकरी जो इसकी ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा, ये सैक इस सैक में एक सैक्स में प्रेजेंट होगा, और कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज में कितना है 40 mm, ठीक है। सो इतनी अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन है ये सैक से ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है, इसे हम बोलते हैं, ये है एक्सटर्नल एक्सचेंज। अब हम इंटरनल की बात करें, मतलब एक्सटर्नल है कि जो बाहर से हमें मतलब पता चल रहा है कि जो सैक में और ब्लड वॉल्यूम में क्या हो रहा है। अब हम इंटरनल की बात करें, जो हमें सेल और ब्लड में जो इंटरेक्शन हो रही, एयर की क्रॉस सेक्शन हो रही एक तरफ, वो उसको बोलते हैं हम इंटरनल, ठीक है। सो इंटरनल कितनी थी यहाँ पर, क्या टोटल कितनी थी, ये जो एल्वोलाई से सैक में और ब्लड में, ये अब सीधी इसमें कितनी आई 140, और 140 जो mm मरकरी जो है ये कहाँ पर जाएगी, सेल में जाएगी। सो ये प्रोसेस है आपका एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ठीक है। सो दोस्तों ये सारा था, मैंने एक ही बारी में आपको सारा समझा दिया है, आप इसको देख लें, ठीक है। सो काफ़ी हद तक क्लियर हो ही चुका होगा आपको। सो ये इसमें आपको कभी कभार जो डायग्राम इसमें आ जाती है कभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, सो आप इसको बना लें और ध्यान से आपको समझें। एक अगर नहीं समझ लग रहा तो बार बार वीडियो को देखें। अगर आप कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मेरे को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अगर कोई डाउट है लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो भी मेरे को बताएं। सो इसके साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जो कि यूरिनरी सिस्टम है। थैंक यू वेरी मच।